नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देशित किया कि आम जनता की सेवा ही इस सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। आम जनता की समस्याओं का समय पर निराकरण और पारदर्शी प्रशासन के साथ हितग्राहियों की संतुष्टि सभी की प्राथमिकता में होनी चाहिए। यदि किसी की शिकायत आएगी तो उन्हें कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा, इसलिए कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे कि शिकायत हो। प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ विधानसभा में स्थानीय अधिकारियों की बैठक लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि वे जहां भी जा रहे हैं कलेक्टर और एसपी को आम जनता की समस्याओं के निराकरण के संबंध में निर्देश दे ही रहे हैं। तो वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो ट्वीट किया। इस दौरान इस वीडियो में पीएम मोदी का उन्होंने धन्यवाद किया, तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि भी दी। इस वीडियो में ऐसा क्या है आपको सुनाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रणाम, जिन्होंने पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना उद्बोधन हिंदी में देके पूरे देश का मान और सम्मान बढ़ाया। और फिर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां जाते हिंदी में ही बोलते हैं। टाइम्स स्क्वायर, अब वहां जब हिंदी में भाषण होता है तो भोपाल में हिंदी बोलने में काहे की शर्म। अद्भुत देश, अद्भुत संस्कृति, अद्भुत भाषा, अद्भुत अपनी हिंदी। इसलिए हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम कुछ संकल्प जरूर करें। दिन प्रतिदिन के काम में हम हिंदी का उपयोग करें। हम कर सकते हैं आसानी से, पर केवल हम नहीं, मैं सरकार को भी कह रहा हूं। मध्य प्रदेश में दिन प्रतिदिन का काम हिंदी भाषा में ही सरकारी कामकाज। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। उनने कर्ज माफ नहीं किए थे, किसानों को डिफॉल्टर किया था उनने। और ये कर्ज माफी का नारा देकर जितना नुकसान कांग्रेस और कमलनाथ ने किसानों का किया, इतना नुकसान तो कभी कोई कर ही नहीं सकता। आज मध्य प्रदेश के किसान डिफॉल्टर हो गए और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस उसके बावजूद भी झूठ बोलने और धोखा देने पे आमादा है। फिर कह रहे हैं कि आगे और कर देंगे। कमलनाथ जी, काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। अब कोई भी जो 33 लाख किसान आपने डिफॉल्टर किए हैं, उनमें से कोई भी आपके मुगालते में नहीं आएगा, बल्कि ये सारे किसान जो आप बेसुरा राग अलाप रहे हो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का कहा और एक को भी नहीं दिया। इनको किस मुंह से ये मनाते हैं? ये दरअसल ये पचा नहीं पा रहे हैं। अब कहां मोदी जी, अब कहां राहुल बाबा, कहां राम राम, कहां टेंटे। उनकी यात्रा के रुझान आना प्रारंभ हो गए हैं। तीसरा रुझान कल गोवा का आया है। 8 कांग्रेस के विधायक, इसके पहले गुलाम नबी आजाद जहां पहुंचनी है यात्रा जम्मू कश्मीर के, वो छोड़ चुके हैं। आनंद शर्मा पद से इस्तीफा दे चुके हैं। गुजरात के युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। लगातार रुझानों का क्रम जारी है। ये शोले की यात्रा जैसी है कि आधे इधर आओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री पर दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। मैं पहले भी बोल चुका हूं, प्रबंधन को आज बुलाया भी है। और कल धार जिले के कुछी में बड़वानी जिले से अवैध शराब भरकर कुछी क्षेत्र से होते हुए अलीराजपुर की ओर जा रही थी। ये सूचना मुखबिर से कुछी के एसडीएम और नवजीवन पवार को मिली। नवजीवन पवार नायब तहसीलदार राजेश भिंडे को फोन कर बुलाते हैं और तुरंत शराब से भरे ट्रक का पीछा किया जाता है, लेकिन आरोपी रुकते नहीं है। पीछे से आ रहे शराब माफियाओं के पायलट वाहन में बदमाशों ने कुछी एसडीएम और नायब तहसीलदार राजेश भिंडे और अन्य लोगों पर हमला कर देते हैं।
इस दौरान मारपीट की जाती है, नायब तहसीलदार का अपहरण किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। वहीं पुलिस के द्वारा नायब तहसीलदार को छुड़वा लिया जाता है। हालांकि इस दौरान शराब माफियाओं पर पुलिस का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। एसडीएम, तहसीलदार, कांस्टेबल और ड्राइवर पर हमला करने के आरोप में शराब माफियाओं के घर पर पुलिस पहुंच चुकी है और आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, कुक्षी वाले मामले में जिसमें एसडीएम और नायब तहसीलदार की टीम पे हमला किया गया था, उस प्रकरण में पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करने के बाद एसआईटी गठित की है। एसआईटी के प्रभारी एडिशनल एसपी हैं, जिसमें 2 डीएसपी, 2 टीआई और हमारी साइबर क्राइम की टीम है। और उसके अलावा अभी 3 आरोपी जो चिन्हित 5 में से जो 4 आरोपी चिन्हित हुए हैं, 5 आरोपी में से 1 अरेस्ट है और 4 पे पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम सभी आरोपियों पर डिक्लेयर किया गया है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त सुखराम है उसका भी नाम है। लगातार हमारी करीब 6 टीमें इसमें वर्क कर रही हैं और लगातार आरोपियों की तलाश। बता दें, ये वही मामला है जिसमें एसडीएम को आरोपी अगवा करके ले जाते हैं। धार के कुछ ही एसडीएम नवजीवन पवार और तहसीलदार राजेश भिंडे गनमैन और ड्राइवर पर हमला करने वाले और शराब तस्कर सुखराम कनीश के अवैध निर्माण मकान पर कार्रवाई शुरू कर दी है पुलिस ने। अलीराजपुर में बुलडोजर लेकर प्रशासन पहुंच चुका है। आपको बता दें कि शराब माफियाओं के साथ शराब की तस्करी करने वाले सुखराम के 3 मंजिल वाले मकान पर प्रशासन ने बिना अनुमति के निर्माण के चलते तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि शराब तस्कर सुखराम और उसके 6 से 7 साथियों ने तहसीलदार की गाड़ियों के सारे कांच तोड़ दिए थे। वहीं शराब तस्कर फायर करते हुए तहसीलदार को उठा ले गए थे। गनीमत रही कि पुलिस ने तत्काल तहसीलदार को खोज निकाला, मगर इतनी बड़ी घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त है। ये सुखराम का मकान है जो G+1 की अनुमति ली थी और G+2 तक बना हुआ है। जितना भी अवैध निर्माण है उसकी अनुमति नहीं ली गई है, उसको तोड़ा जा रहा है। कितना स्क्वायर फीट आया है? करीबन 900 स्क्वायर फीट टोटल। इसके पहले नगर पालिका को शिकायत नहीं मिली थी अवैध निर्माण की? कोई शिकायत नहीं प्राप्त थी। जांच में पता चला कि इनके अतिरिक्त निर्माण किया। निर्माण में अचानक क्या हो कि सुखराम का मकान तोड़ना पड़ रहा है आज? जिला प्रशासन से कुछ। बिहार के बेगूसराय में कल फायरिंग की ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम दिया गया, जिसे 4 बाइक सवार गुंडों ने कल शाम 5 बजे 40 मिनट तक 28 किलोमीटर तक जमकर खौफ मचाया। बाइक से दोनों गुंडे बेगूसराय के 4 थाना इलाकों में घूम घूम कर फायरिंग करते रहे और वहीं ये संदेश दे गए कि तुम चाहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वहीं फायरिंग के दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 9 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। गुंडों का अब तक कोई पता नहीं चला है। तो वहीं आज सुशासन बाबू ने एडीएम के सिंह को पद से हटा दिया। तो क्या समझा जाए कि सुशासन बाबू एक मुद्दे को दूसरे मुद्दे से रफा दफा करना चाहते हैं? क्या उनका ये सुशासन नाम का है? इसी सवाल का जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि यह घटना एक साजिश है और कहीं ना कहीं यह साजिश का ठीकरा वो केंद्र पर फोड़ना चाहते हैं। तो वहीं बिहार से लेकर राष्ट्र की राजधानी के सियासी गलियारों में एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ऐसी वारदात के पीछे उन लोगों का मकसद क्या था? सरकार को बदनाम करना या फिर कुछ और? जहां एक तरफ सुशासन बाबू इस वारदात को साजिश का नाम देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ मामले को साजिश का नाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी खबर पर विजय सिन्हा का ट्वीट सामने आया है। उनका ट्वीट क्या है आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से बीजेपी लगातार हमलावर है।
विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, बहू बेटियों का हो रहा बलात्कार है, हर तरफ फैला भ्रष्टाचार है, गुंडाराज को कहते जनता राज है, मूक दर्शक बनी निर्लज सरकार है, बिहार बदहाल है, सुशासन का दंभ भरती सरकार है, मुख्यमंत्री जी पर सत्ता का चढ़ा खुमार है, इसी कारण इनका नाम कुर्सी कुमार है। विजय कुमार सिन्हा ने इस दौरान बिहार सरकार को घेरा है और कहा है कि बिहार में बहार है, बहू बेटियों का हो रहा बलात्कार है, हर तरफ फैला भ्रष्टाचार है, गुंडाराज को कहते जनता राज है, मूक दर्शक बनी निर्लज सरकार है, बिहार बदहाल है, सुशासन का दंभ भरती सरकार है, मुख्यमंत्री जी पर सत्ता का चढ़ा खुमार है, इसी कारण इनका नाम कुर्सी सरकार है। और इसी खबर पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर क्या लिखा है आपको दिखाएंगे। बेगूसराय जिले में NH 28 पर बाइक सवार अपराधियों का अंधाधुंध गोलीबारी हुए 30 किलोमीटर तक बेरोक टोक गुजरना और 11 निर्दोष राहगीरों को मार देना इसके आपराधिक इतिहास की ऐसी पहली घटना है जिसने लोगों को डर से हिला दिया है। तो इस दौरान बीजेपी नेता ने बिहार सरकार को घेरा है और कहा है कि इस तरीके से निर्दोष राहगीरों को निशाना बनाना बिहार के आपराधिक इतिहास की ऐसी पहली घटना है जिसने लोगों को डर से भर दिया है। उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटालों में सीबीआई जांच की मांग तूल पकड़ने लगी है। अब विपक्ष ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर दी है। बता दें कि गुरुवार को हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कई बड़े नेता और अधिकारियों के साथ भ्रष्टाचारियों की फोटो वायरल हो रही और ऐसे में राज्य की संस्थाओं से निष्पक्ष जांच संदेहजनक है। इस कारण कांग्रेस को एसआईटी और विजिलेंस की जांच पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में हुई सभी भर्तियों की सीबीआई जांच सिटिंग जज की देखरेख में हो और हाईकोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें तो जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस कोई सियासत या राजनीति नहीं कर रही है। जो प्रदेश के हालात हैं जिससे भर्ती में घोटाला हुआ है, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग या अन्य संस्थाएं या अन्य एजेंसीज में लगातार घोटाले, भ्रष्टाचार और अवैध नियुक्तियां, पैसे का खेल, पहुंच का खेल दिखाई दे रहा है। और जो गिरफ्तारियां हुई भी हैं, हमें लगता है कि धीरे धीरे ये मामला शांत होने के बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ऐसा होता रहा है। हमारी मांग है और कांग्रेस की मांग है कि माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान माननीय न्यायाधीश की देखरेख में, उनकी निगरानी में यह जांच सीबीआई को करनी चाहिए, सीबीआई को सौंपनी चाहिए। जिस प्रकार से प्रदेश व्यापी एक भर्ती माफिया हावी हो चुका है, कोई ऐसी नियुक्ति अब प्रश्न चिन्ह के बाहर या उस पर आप प्रश्न ना उठाएं, ऐसा अब इस प्रदेश में संभव नहीं है। जो प्रदेश 4 धामों के लिए जाना जाता है, जो प्रदेश सैन्य धाम घोषित करके प्रधानमंत्री जी गए, आज वो सबसे भ्रष्टाचार में लिप्त प्रदेशों में से उसकी एक शुमारी और पहचान हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े कलंक की बात है, सर्वप्रथम उत्तराखंड वासी होने के वास्ते। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि कांग्रेस लगातार एक मांग उठा रही है कि एक सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो सारी भर्ती। इंजीनियर्स डे के अवसर पर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल डॉक्टर सौरभ गहरवार द्वारा आज जिला चिकित्सालय बौराड़ी पहुंचकर रक्तदान किया गया। जिला चिकित्सालय बौराड़ी में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ शाखा टिहरी द्वारा आयोजित
रक्तदान शिविर में पहुंचकर जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी उपस्थित इंजीनियर्स और चिकित्सालय के कार्मिकों को बधाई देते हुए महान इंजीनियर भारत रत्न सम्मानित सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को याद करते हुए कहा कि सीखने को कहीं से कुछ भी मिल सकता है और कोई भी व्यक्ति अगर उसके अंदर सीखने की ललक और कर्तव्य परायणता हो तो वो बहुत कुछ सीख सकता है और कर सकता है। चंदौली से अगली खबर है। बता दें आपको कि राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर चंदौली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता की। 12 सितंबर से 19 सितंबर तक बिजली उपभोक्ताओं के समाधान दिवस को लेकर यह प्रेस वार्ता की गई। इसमें सभी विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। बता दें कि लखीमपुर खीरी की घटना पर इस दौरान मंत्री ने दुख जताया। लखीमपुर की घटना पर योगी जी की सरकार के लिए कहा गया है कि योगी जी की सरकार अब दोषियों को बख्शेगी नहीं। मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि लखीमपुर की घटना पर मुझे दुख है और अगर इस तरीके की संलिप्तता में कितने भी आरोपी पाए जाते हैं हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी कोई भी हो बच नहीं पाएगा। शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति भी की जाएगी। देखिए, मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम लोग 2017 के बाद ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़े। मैं अपने विभागीय मंत्री आदरणीय के शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने 12 सितंबर से 19 सितंबर तक समाधान दिवस सप्ताह के रूप में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और मुझे खुशी है बताते हुए आप सभी को कि मैं 12 तारीख से लगातार पूर्वांचल में ही हूँ, जो अपना डिस्कॉम है, और सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हम लोग लगातार दौरे पर हैं। मुझे खुशी है कि हमारे विभाग, हमारे परिवार के कर्मचारी अधिकारी 8 बजे जो समाधान स्थल है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे देवतुल्य उपभोक्ता वहाँ पर आ रहे हैं, लगभग 85 से 90% समस्याओं का निस्तारण। अगली खबर यूपी के आगरा से है। बताते चले कि आगरा में युवाओं का हथियार लेकर प्रदर्शन का शौक लगातार जारी है। युवा हथियार लेकर फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहे और ये वीडियो अब वायरल हो रहे, फोटो वायरल हो रहे। हथियार लेकर सोशल मीडिया पर प्रदर्शन करने वाले युवक का बजरंग दल से होना बताया जा रहा है। आगरा में हथियार लेकर फोटो का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं आगरा के थाना कमला नगर पुलिस के द्वारा आगरा के सबसे बड़े चर्चित सट्टेबाज के यहां आगरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि एसपी सिटी विकास कुमार ने अंकुश मंगल उर्फ अंकुश अग्रवाल के यहां जब्तीकरण की कार्रवाई की है। 3 मकान, 1 प्लॉट और कई बैंक खातों को पुलिस ने सीज कर दिया है। वहीं चर्चित सट्टेबाज की संपत्ति पर 14A की कार्रवाई में जुटी कमला नगर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बता दें आपको कि कई थानों की फोर्स इस दौरान मौजूद रही और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जब्तीकरण की कार्रवाई आगरा में लगातार जारी है। सबसे चर्चित सट्टेबाज के यहां पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। जैसा कि विदित है कि आगरा का बहुत ही बड़ा सट्टेबाज अंकुश मंगल, इसका नाम अंकुश अग्रवाल भी है, वो काफ़ी दिनों से सट्टा का कार्य कर रहा है। उसके विरुद्ध 5 मुकदमे पंजीकृत हैं और इनमें 1 मुकदमा गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत भी पंजीकृत है। उसी मुकदमे में 14A की आज कार्रवाई की जा रही है। इसकी अवैध संपत्ति को चिन्हित किया गया और डीएम सर के आदेश से उसको कुर्क किया जा रहा है। जो टोटल संपत्ति कुर्क की जा रही है उसका मूल्य है 3,03,94,000 रुपये और जो संपत्ति कुर्क किया जा रहा है उसमें 4 मकान हैं और फिर 4 बैंक अकाउंट्स हैं, उनको कुर्क किया जा रहा है।
और आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करूंगा कि सभी लोग कानून का पालन करें। जो लोग भी कानून का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई होगी। तो सर इसके अलावा कोई और भी कार्रवाई की जा रही है जो संबंधित हो? जी अभी तक जो पुलिस ने पता किया है, इतनी संपत्ति का पता चला है अंकुश मंगल के विरुद्ध, और भी पता चलेगा तो और भी कार्रवाई की जाएगी। और भी दूसरे लोगों के खिलाफ जो कि अपराध कर रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ ऐसी। लंपी वायरस एक ऐसी बीमारी जिसने देश भर की गायों को अपनी चपेट में ले लिया। इसी से जुड़ी आज की हमारी ये रिपोर्ट है, आप भी देखिए और समझिए गायों की देश भर में परेशानी आखिर है क्या। पशुपालन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 10.61 लाख से अधिक संख्या में गौवंश मवेशी इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मात्र 6.8 लाख मवेशियों को ही टीका लगाया गया है। 7 जिलों में पशुपालन विभाग अभी भी वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं कर सका है और 8 सितंबर तक राज्यों में 10,61,787 गौवंश मवेशी इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इसमें से 46,317 गायों की मौत हो गई, जबकि अभी तक सिर्फ 6,87,375 गौवंश मवेशियों का ही टीकाकरण किया जा सका है। लंपी वायरस से निपटने के लिए सभी 12 राज्यों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि आखिर क्या है लंपी वायरस। दरअसल इसे कैप्री पॉक्स वायरस कहा जाता है और ये कैप्री पॉक्स वायरस को ही लंपी वायरस के तौर पर जाना जाने लगा है। इसे ढेलेदार त्वचा रोग वायरस भी कहते हैं और इस वायरस की शुरुआत पॉक्सविरिडाई डबल स्ट्रेडेंट DNA वायरस परिवार से होती है। पॉक्सविरिडाई को पॉक्स वायरस भी कहते हैं। इसके प्राकृतिक मेजबान रीढ़ और बिना रीढ़ वाले जंतु होते हैं। इस परिवार में वर्तमान में 83 प्रजातियां हैं, जो कि 22 पीढ़ी और 2 उप परिवारों के विभाजित हैं। इस परिवार से जुड़ी बीमारियों में स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक भी शामिल है। पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन ने इस बीमारी को अधिसूचित किया है। ये वायरस पशुओं की खाल पर संक्रमण फैलाते हैं। कैमल पॉक्स, हॉर्स पॉक्स और एवियन पॉक्स के साथ साथ इनका सीरम संबंध नहीं होता है। कीट पतंगे इसके लिए रोगवाहक के रूप में काम करते हैं, जो कि इस बीमारी को एक पशु से दूसरे पशु में फैला देते हैं। कहा जाता है कि इंसान कैप्री पॉक्स वायरस से संक्रमित नहीं हो सकता। लंपी वायरस के लक्षण: पशुओं की खाल पर गांठें पड़ जाना, खाल पर पड़ी गांठों में पस पड़ जाना, खुजली वाली पपड़ी बन जाना, पशुओं की लसिका ग्रंथियों में सूजन आना, पशुओं को बुखार आ जाना, अत्यधिक लार आना और आंख आ जाना। गौरतलब है कि घाव आखिर में खुजली वाली पपड़ी बन जाते हैं, जिस पर ये वायरस महीनों तक बना रह सकता है और ये वायरस जानवर की लार, नाक के स्त्राव और दूध में भी पाया जा सकता है। अभी तक इस बीमारी के लिए कोई विशेष इलाज उपलब्ध नहीं किया जा सका है, लेकिन पूर्वी अफ्रीका के देश केनिया में शीप पॉक्स और गोट पॉक्स के लिए बने टीके कैप्री पॉक्स के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के उपाय के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। चूँकि कैप्री पॉक्स वायरस सिंगल स्टीरियोटाइप होता है, इसीलिए वैक्सीन का असर लंबा चलता है। पशुओं में बीमारी फैलने पर उन्हें पृथक रखने की सलाह दी जाती है और भारत में इस वायरस के लिए पशुओं को गोट पॉक्स वैक्सीन की डोज दी जा रही है। तो वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि लंपी वायरस को लेकर सभी 12 राज्यों की मांग के अनुसार गोट पॉक्स वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें केंद्र 60% और राज्य सरकारें 40% का खर्च उठा रही हैं। मौजूदा हालात में ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 200 से ज्यादा गायों को लंपी वायरस हो चुका है, जिससे उनकी मौत हो गई। 21,000 गाय इससे अभी भी संक्रमित है। मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, आगरा, अलीगढ़ और झांसी में इसका संक्रमण काफी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दूसरे राज्यों से पशु लाने और पशु मेले पर रोक लगाई गई और प्रभावित जिलों से भी पशुओं के यातायात पर रोक लगाई गई है। हालांकि प्रभावित जिलों में वेटरनरी एम्बुलेंस काम कर रही है, जिसके तहत 17,50,000 से ज्यादा टीके उपलब्ध कराए गए। कोविड कमांड सेंटर की तर्ज पर लंपी वायरस से बचाव के लिए भी कई जिलों में और प्रभावित राज्यों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जो 24 घंटे काम कर रहे हैं और वायरस की मॉनिटरिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। और बात पंजाब की करें तो लंपी वायरस की वजह से पंजाब में अब तक 1 लाख से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी से प्रभावित राज्य के प्रमुख जिलों में फाजिल्का, फरीदकोट, भटिंडा और तरन तारण है। वहीं लंपी वायरस के कारण दूध उत्पादन भी घट गया है। बहरहाल देश में युद्ध स्तर पर काम जारी है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।